नमस्कार, आप सुन रहे हैं रक्षा सूत्र, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो हमारे सशस्त्र बलों यानी आर्म फोर्सेस की वीरता, समर्पण और अदम्य साहस को रिफ्लेक्ट करती हैं। दोस्तों, 11 सितंबर 2025 ये दिन ऐतिहासिक रहा जब रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने समुद्र प्रदक्षिणा, एक सेलिंग एक्सपीडिशन है जो तीनों सर्विसेज की 10 विमेन ऑफिसर्स करने वाली हैं, उसको फ्लैग ऑफ किया मुंबई से। ये सभी विमेन ऑफिसर्स इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल IASV त्रिवेणी पर सवार होकर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकल चुकी हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, दुनिया का चक्कर यानी सर्कमनेविगेशन, वो भी समुद्र के रास्ते से। तो ऐसे खास मौके पर ये समझना जरूरी है कि सर्कमनेविगेशन यानी विश्व परिक्रमा दरअसल होती कैसे है और क्यों ये ऐतिहासिक होने वाली है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। अच्छा, तो इससे पहले कि आज के खास मेहमान से बातचीत शुरू करें, सुनिए फ्लैग ऑफ सेरेमनी के दिन अपनी शुभकामनाओं के साथ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हमारी इन 10 होनहार ऑफिसर्स को क्या संदेश दिया। इस गौरवशाली क्षण में मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और आप सब जो करने जा रहे हैं, यह भारत के इतिहास का वह पल है जिसे आने वाली पीढ़ियां पूरे गर्व के साथ याद करेंगी। साथियों, केवल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही गर्व का अवसर है। और यह वह क्षण है जब हम यह संदेश दे रहे हैं कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वह आकाश की ऊंचाइयां हों या फिर सागर की गहराई हो। भारत माता की संतानें हर क्षेत्र में अपना पराक्रम और अपनी क्षमता का परिचय दे रही हैं। आज इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब तीनों ही सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिला अधिकारी एक साथ एक ही ध्वज के नीचे एक ही मिशन के साथ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के अभियान पर निकल रही हैं। इसे सिर्फ एक एक्सपेडिशन नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ वास्तव में इससे भी बहुत बड़ा है और यह हमारी तीनों सेनाओं की सामूहिक शक्ति का भी यह प्रतीक है। जाहिर सी बात है, इस यात्रा में आपको बहुत दिन लहरों पर ही बिताने होंगे, जहां दूर दूर तक इंसान तो छोड़िए, जमीन का टुकड़ा तक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पानी और आकाश के बीच गर्व से खड़े होकर इतनी लंबी दूरी तय करना अपने आप में शारीरिक और मानसिक दोनों की शक्ति का यह प्रतीक है। मैं आप सभी बेटियों से भी यह कहना चाहूंगा, यह सिर्फ एक शिप की यात्रा नहीं है, यह एक आत्मिक साधना भी है और यह अनुशासन और इच्छा शक्ति की भी यात्रा है। मुझे पता है इस यात्रा में आपको भीषण तूफानों, अकेलेपन, थकान और कभी कभी निराशा से भी जूझना पड़ सकता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं आपके दिलों में जो संकल्प की ज्योति जल रही है वह इन सभी अंधेरों को चीर देगी और अब जब आप लौटेंगी तब आप सिर्फ समुद्र का चक्कर लगाकर नहीं लौटेंगी, आप भारत के नाम एक नया कीर्तिमान दर्ज कराकर वापस लौटेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी बेटियां इस साधना को पूरा करेंगी और दुनिया को यह दिखाएंगी कि भारतीय नारी का पराक्रम किसी भी सीमा से परे होता है। तो रक्षा मंत्री जी के इस खास संदेश के बाद समय आ गया है हमारे मेहमान को इंट्रोड्यूस करने का। आज हमारे साथ हैं भारतीय नौसेना से रिटायर्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर पायल गुप्ता जी। लेफ्टिनेंट कमांडर पायल भारतीय नौसेना की उन 6 महिला अधिकारियों में से एक रही हैं। इंडियन नेवी ने जब नाविका सागर परिक्रमा की शुरुआत की तो उसमें जो सबसे पहले सर्कमनेविगेशन के लिए निकली टीम वो 6 ऑल वुमेन ऑफिसर्स की थी और इसमें से सबसे यंग थी लेफ्टिनेंट कमांडर पायल गुप्ता जी। तो आइए उनसे ही समझते हैं कि आखिर सर्कमनेविगेशन है क्या, ये कैसे किया जा सकता है और इसमें किस तरीके की कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं। तो आइए उनके एक्सपीरियंस से समझते हैं कि 254 दिनों की इस 22,000 नॉटिकल माइल्स की यात्रा के उनके मुश्किल पल कौन से थे और यादगार पल कौन से थे।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र और मैं हूं आपकी सूत्रधार शैलजा। लेफ्टिनेंट कमांडर पायल गुप्ता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। Thank you so much, Shelja. I'm so honored to be here. Pleasure is all mine, ma'am. So to begin with, for the better understanding of our listeners, could you please explain what circumnavigation means and the route you followed to complete it? In short, kindly give us a brief overview of the scale and scope of the Navika Sagar Parikrama project, which is started by Indian Navy. Okay. So Shelja, if we divide the word circumnavigation, अगर मैं उसको दो भाग में divide करती हूँ, the first word is circum and second is navigation. So circum is taken from the circumference of the earth. So basically, अर्थ के गोल चक्कर लगाना. And navigation is to उसको नापना. So circumnavigation से क्या होता है कि circumnavigation is अर्थ का चक्कर लगाना, ग्लोब का चक्कर लगाना किसी भी माध्यम से. तो आप पैदल भी जा सकते हो, ठीक है, circumnavigation करने. आप साइकिल से जा सकते हो, आप गाड़ी से कर सकते हो. बट हमने जो circumnavigation करा था वो डिफरेंट था, बिकॉज हमने पानी के थ्रू circumnavigate करा, एंड दैट टू एक सेल बोट में जो कि हवा से चलती. सो दैट्स व्हाई इट वाज डिफरेंट. एंड अगर मैं स्केल एंड स्कोप बताऊं नाविका सागर परिक्रमा प्रोजेक्ट का, तो इट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट फॉर इंडियन नेवी एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम women officers were doing circumnavigation. So that's why it was big, and the motive behind the project was Nari Shakti and women empowerment को showcase करना at world level. राइट मैम, तो सर्कम नेविगेशन के भी कुछ रूल्स होते होंगे, उनके बारे में बताइए। ओके, तो जब आप circumnavigation करते हो तो किसी भी स्पोर्ट्स की तरह लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, circumnavigation के भी रूल्स होते हैं. तो circumnavigation के बोट के थ्रू, पानी के थ्रू करने के लिए ये रूल्स है कि हमें एक तो जितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ के इक्वल होना चाहिए. दैट इज ऑलमोस्ट 43,000 किलोमीटर. तो वो एक माइलस्टोन हमने अचीव करा. फिर सेकेंड थिंग कि हमें 2 बार इक्वेटर क्रॉस करना ही करना है. मतलब एक बार नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर जाएंगे, और सेकेंड टाइम जब हम वापस इंडिया की तरफ आ रहे हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आएंगे. थर्ड पॉइंट आई वुड से कि हमें सारे जितने भी केप्स हैं, केप लुइन, केप हॉर्न एंड केप ऑफ गुड होप, ये तीनों केप के साउथ से जाना है. तो देन ओनली इट विल बी कंसीडर्ड एज सर्कमनेविगेशन. अगर हम नॉर्थ से जाते हैं तो नहीं माना जाए. थर्ड पॉइंट हो गया ये. एंड फोर्थ पॉइंट आई वुड से कि हमें अर्थ के सारे लॉन्जिट्यूड क्रॉस करने हैं. तो बेसिकली सर्कल बनाने के लिए अगर हम लॉन्जिट्यूड क्रॉस नहीं करेंगे तो लॉन्जिट्यूड क्या है, नॉर्थ टू साउथ जो लाइन जा रही है, ठीक है, अर्थ को डिवाइड करते हुए. तो अगर हम वो सारी 360 लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो हम सर्कल बना रहे हैं. सो दैट्स हाउ, मतलब सारे पॉइंटर्स हमने फॉलो करे एंड सर्कमनेविगेशन हमारा कंप्लीट है. जी, thank you so much for explaining it in such an easy way, because Yes. I think now the listeners can visualize ki how interesting and how difficult it must be for you. एग्जैक्टली. तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि लोगों को अपनी ज्योग्राफी क्लास याद आ जाए. Right, ma'am. And talking about the sailing vessel, so it was a 56-foot long sailing vessel. So how difficult is life when it comes to living in this small sailing vessel for 254 days? So basically coming from India and coming from place called Uttarakhand, so being a pahadi for me, it was very difficult, I would say, because जब Navy भी join करा मैंने, तो I actually saw ocean for the first time. और फिर जब मैंने sailing के लिए volunteer करा, मेरे दिमाग में बस एक चीज थी कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है. कि since मैंने Navy join करा है, पानी वाली फौज है, तो मुझे पानी में कुछ करना है. तो वो वॉलंटियर तो कर दिया बिकॉज यंग थे, एंड इट वाज एक वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, एडवेंचर एक्टिविटी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज हैपनिंग. बट लिविंग ऑन बोट इज अ न्यू एडवेंचर इन इटसेल्फ, बिकॉज यूजुअली हम जब धरती पे रहते हैं तो क्या होता है कि स्टेबल लैंड है, बट पानी में 24 घंटे आपकी बॉडी मूव कर रही है. तो पहले तो आपको उससे एडजस्ट होना पड़ता है, बिकॉज बोट पे जाते ही आपको सी सिकनेस होती है. सेकेंड थिंग,
आपको खड़े होना नहीं आता तो आप गिरते हो, कभी आप लेफ्ट साइड गिर रहे हो, कभी आप राइट साइड गिर रहे हो, तो आपको खड़े होना सीखना पड़ता है, अपनी बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है एंगल के हिसाब से, जिस एंगल पे बोट है। आपको सोना सीखना पड़ता है कि आप सोए कैसे बोट पे, जैसे बोट जब मूव कर रही है 24/7 एंड देयर आर वेव्स ऑल्सो, तो चारों तरफ का डायरेक्शन है, इट इज नॉट कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। तो वहाँ पे सोना सीखना पड़ता है, आपको खाना बनाना सीखना पड़ता है कि आप 50 डिग्री एंगल पे या 40 डिग्री एंगल पे खाना कैसे बनाएंगे, खाना खाएंगे कैसे। बस बहुत लोगों को सी सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग होता है। तो ये सब एक्चुअली आपको हमने ट्रेनिंग में सीखा, बिकॉज जब आप सेल करते रहते हैं तो आप यूज टू हो जाते हैं एंड इट वाज अ जर्नी इन इटसेल्फ आई वुड से, बिकॉज पहले दिन क्या होता है आपको सी सिकनेस होती है, सेकेंड डे आप यूजुअली बना हुआ खाना नहीं खाना चाहते हो, आप फ्रूट या आप कुकम्बर और आप ऐसी चीजें खाना चाहते हो। थर्ड डे आपको और बेटर लगता है, सो यू स्टार्ट ईटिंग फूड एंड देन यू गेट यूज्ड टू इट एंड देन यू काइंड ऑफ स्टार्ट एंजॉयिंग इट। So it was a great journey, I would say, and everyone should sail in their life once to feel this, जो मैं बता रही हूँ, because actually में sailing सबके लिए available है, it's just that हम सबको पता नहीं होता है कि हाँ ये भी एक स्पोर्ट्स है जो हम कर सकते हैं। जी। नाविका सागर परिक्रमा के दूसरे अध्याय की जो 2 विमेन नेवी ऑफिसर्स थे, उनसे बात करने का मुझे मौका मिला और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिसनर्स के लिए वो एपिसोड भी मैंने पिन कर दिया है, आप उसे सुन सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो बात ये है कि उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने एक बहुत ही ख़ास पल का ज़िक्र किया कि पैसिफिक ओशन में एकाएक उनकी जो आईएनएसवी तारिणी थी, उसपे इलेक्ट्रिकल फेलियर्स हुए थे। उनका ऑटो पायलट बंद हो गया, जीपीएस बंद हो गया, उन्हें काफ़ी कुछ मैनुअली करना पड़ा था। तो क्या कोई ऐसा खतरनाक इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ था? I think Shelja, sailing in itself is a challenge because इतनी सारी चीजें हर मोमेंट पे हर रोज होती है कि मेरे पास आई थिंक ऐसे हजारों इंसिडेंट होंगे बताने के लिए, बिकॉज बोट पे कभी भी सब कुछ ठीक नहीं रहता, समथिंग और द अदर विल गो रॉन्ग। सो वन ऑफ द इंसिडेंट्स व्हिच आई कैन थिंक अबाउट राइट नाउ, और वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बिकॉज आप सोचिए कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं एंड आपका स्टीयरिंग टूट गया है और आपको लेफ्ट जाना है लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं, या आपको राइट जाना है या आपको गाड़ी को मूव करना है एक डायरेक्शन में, आप कर नहीं पा रहे हैं। सो सिमिलर थिंग हैपेंड विद अस इन द मिडल ऑफ इंडियन ओशन। तो हम अपने 4th लेग की जर्नी पे थे, हम केप टाउन से इंडिया वापस आ रहे थे। तो केप टाउन से इंडिया का डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 40 days जर्नी ऑन अ सेल बोट, 40 to 44 days जर्नी, एंड हम 20 दिन कवर कर चुके थे, 20 से 22 दिन, एंड हम ऑलमोस्ट मॉरिशस से 400 नॉटिकल माइल दूर थे एंड इंडिया से 2000 नॉटिकल माइल। तो अभी जब स्टीयरिंग टूट गया तो एकदम से बहुत तेज आवाज आती है पहले तो, और जो भी लोग सो रहे होते हैं उनकी ऑफ वॉच होता है और 2 लोग ऊपर होते हैं, तो सब लोग उठ जाते हैं और भाग के एकदम जाते हैं कि क्या हुआ, बिकॉज इतनी तेज आवाज आई थी। क्योंकि कुछ भी अगर बहुत ही टफ मटेरियल टूटता है स्टेनलेस स्टील का तो काफी आवाज होती है। तो वही हुआ था एंड हमने सोचा कि ठीक है, अब हम मिडल ऑफ द ओशन में हेल्प नहीं ले सकते। दिस इज वन ऑफ द रूल ऑफ सर्कमनेविगेशन कि आप सेलिंग के टाइम पे हेल्प नहीं ले सकते, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सर्कमनेविगेशन। तो हमें लैंड पे जाना था, तो नियरेस्ट लैंड वाज मॉरिशस। तो हमें ऑलमोस्ट 4 दिन लगे मॉरिशस पहुंचने के लिए, और हमने अपनी सेल्स को डायरेक्शन के लिए यूज करा, सेल्स एडजस्ट करके किसी तरह से हमने वो डिस्टेंस कवर करा 4 दिन में, एंड हम लैंड पे पहुंचे। एंड नेवी ने स्पेयर पार्ट्स ऑलरेडी भेज दिए थे फ्लाइट के थ्रू, एंड देन हमने उसको यूज करके चेंज करके बोट रिपेयर करके देन वापस बैक ट्रैक करा एंड केम टू इंडिया। सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, ये बिना स्टीयरिंग के बोट को चलाना। Definitely, ma'am. And while researching about you, I also got to know about this incident when the drinking water crisis happened. Take us through that. What had happened at that point of time? Okay, so that incident was during the first leg. So जब हमने इंडिया से स्टार्ट करा था और हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे थे, this was also interesting because
हर एक क्राइसिस ना आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। आई थिंक इस क्राइसिस में मैंने ये सीखा है कि कैसे आप 1 लीटर पानी में अपने 24 आवर्स का गुजारा कर सकते हैं। एंड मैं उसमें से भी पानी बचा लेती थी बिकॉज अगले दिन मुझे ही पानी बनाना है। एंड देन व्हेन यू से पानी बनाना है, पानी बनाना इज अ थिंग ऑन बोर्ड। तो पानी हम कैसे बनाते हैं, हम आरओ से बनाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट से सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं जी। तो जब वो हम प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारी बोट में जो आरओ प्लांट है वो बहुत कम कैपेसिटी का, तो उसमें बूंद बूंद पानी टपक के आता है। तो जब आप पानी बनाते हैं तो 1 बकेट पानी भरने के लिए ऑलमोस्ट हमें 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो पानी बनाना इन इटसेल्फ इज अ टायरिंग प्रोसेस। तो हमें को बकेट, अगर जैसे किसी को नहाना है तो उसके लिए भी डे डिसाइड होता था, अच्छा आज मुझे नींद नहीं आ रही है, आज मेरे पास एक्स्ट्रा काम नहीं है, तो आज मैं पानी बना के नहाऊंगी। तो लिटरली इट वाज अ ह्यूज टास्क। तो जब आरओ प्लांट खराब हो गया तो आरओ प्लांट वाज अ सेवियर फॉर अस बिकॉज अब सी वाटर को जब आप नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करते हो डेफिनेटली इट डजंट टेस्ट सिमिलर, बट वो उतना भी बुरा नहीं होता, वो हार्ड वाटर की तरह होता है। बट अब आरओ प्लांट खराब हो गया तो हमें वो ठीक करना है। तो हमने बहुत सारे मतलब तरीके अपनाए, अलग अलग तरह के। हमें ऑलमोस्ट मतलब 10 दिन लग गए थे, आई थिंक 10 से 2 वीक टू फिगर आउट, बिकॉज हमने हर पार्ट ओपन करके सारे फिल्टर सब कुछ खोल के देखा एंड फाइनली वी फाउंड कि क्या खराबी थी और उसको हम ठीक कर पाए आफ्टर 10 to 12 डेज। तो इन दोज डेज जितना हमारे पास पानी था उसको हम राशन करते थे। तो 1 लीटर पानी की बोतल 1 जन के लिए होती थी, तो 6 लोग थे, तो ऐसे करके हम बॉटल पे मैं इनिशियल्स लिखती थी एंड वी यूज्ड टू डिवाइड द वाटर, क्योंकि वो मेरा काम था लॉजिस्टिक्स देखना। एंड ऑल्सो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे। तो ये बॉटल्स में कैसे भरती थी कि रेन वाटर जहाँ पे भी क्लाउड होता था, हम इक्वेटर के पास से बहुत बारिश होती थी रात को, तो क्लाउड की तरफ जाते थे जानबूझ के, जिससे कि बारिश हम कलेक्ट कर पाए, पानी बारिश का पानी। तो सेल में बारिश का पानी कलेक्ट करके वो बकेट में डालते थे, उसको उबाल के कुछ पानी पीने के लिए यूज करते थे, कुछ डायरेक्टली हम फेस वॉश ब्रश करने के लिए इन सब चीजों के लिए यूज करते। Interesting, ma'am. This is really interesting. And if I say you were literally in the lap of the nature, right? So I think, like you mentioned, sometimes you use nature as a savior, but sometimes the nature must be harsh on you also. So do you recall any instance when you faced extreme weather that shook all of you? And there's one supplementary question to that also, that in that moment, was there a fear? Or did your training give you the confidence that yes, we are prepared to tackle it? Okay. So I think the extreme weather which we have faced was in the middle of Pacific Ocean, because Pacific Ocean is known as Mahasagar. And वो रीजन क्यों है, क्योंकि वहाँ पर कोई लैंडमास नहीं है। एक तो पूरे मतलब चारों तरफ से आपके पास पानी है और हवा को क्रॉस करने के लिए पूरा ओपन है। जब लैंड पास होता है तो वो हवा रुकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के नीचे अगर आप देखेंगे और साउथ अमेरिका के नीचे तो सिर्फ पानी है और बीच और साउथ में अंटार्कटिका है। तो इस वजह से वो बहुत रफ ओशन है और वहाँ पे स्टॉर्म बनना बहुत ही आम बात है। तो हमने पैसिफिक ओशन में 2 स्टॉर्म फेस कर रहे थे। दैट वाज द एक्सट्रीम थिंग व्हिच आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, द एक्सट्रीम वेदर। ऑल्सो पैसिफिक में हम फर्स्ट टाइम सेल कर रहे थे। इससे पहले हमने इंडियन ओशन में सेल करा था ट्रेनिंग के टाइम पे, हमने ट्रेनिंग के टाइम पे अटलांटिक ओशन में सेल करा था, बट दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। सो एवरी डे वाज अ एक्सट्रीम वेदर डे फॉर अस फॉर ऑलमोस्ट 40 डेज। बट जब हमने स्टॉर्म फेस करा तो वो जो 48 आवर्स थे जिसमें हम स्टॉर्म को झेल रहे थे और हम टैकल कर रहे थे कि किसी तरह से हम बोट को सेव करें और अपनी मतलब जान बचा के रखें, so that बोट पलटे ना या कुछ इंसिडेंट ना हो। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट fearful moments of my life। और देखो डर तो सबको लगता है, ऐसा नहीं है कि आपने जितनी भी ट्रेनिंग करी हो आप मैं ये कह सकती हूँ नेचर के सामने आपकी ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है, बिकॉज ट्रेनिंग इज देयर बट एक भगवान भी होते हैं आई थिंक। बिकॉज उस टाइम पे
आपको बस एक चीज याद आती है कि ओके ये वेव से बचा लो भगवान, ओके अब नेक्स्ट वेव से बचा लो नाउ, बिकॉज आपके हाथ में जब स्टीयरिंग है और आपको ऑलमोस्ट मतलब ऐसी वेव मिल रही है जो ऑलमोस्ट 10 स्टोरी बिल्डिंग के इक्विवेलेंट हो, तो आप सोचिए कि 10 स्टोरी बिल्डिंग से बोट को आप नीचे ला रहे हैं, फिर आप ऊपर चढ़ रहे हैं, एंड विंड के डायरेक्शन, विंड इज ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक साइक्लोन की स्पीड के इक्विवेलेंट होता है। तो उस टाइम पे डर देखो लगता ही लगता है, बट ट्रेनिंग डेफिनेटली काम आती है, बिकॉज एक तो टीम वर्क होना चाहिए बहुत अच्छा। So our team was really together in that moment and we were helping each other. तो 3 लोग ऊपर रहते थे, 15-15 मिनट का स्टीयरिंग कर रहे हैं, बिकॉज इतना ठंडा है, हमारे ऑलमोस्ट 10 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग हमने पहने हैं, बट एवरीथिंग इज वेट बिकॉज पूरे वेव्स आपके ऊपर आ रहे हैं। एंड देन यू आर ट्राइंग टू, आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप बात कर रहे हैं विंड इतना तेज है कि आप एक दूसरे की आवाज ही नहीं सुन पा रहे, तो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ आते, सिर्फ आंखों में बातें हो रही थी कि इशारा करके समझा रहे थे कि अच्छा यहाँ से वेव आ रहा है तो उधर को स्टीयरिंग व्हील इस एंगल पे रखो बोट से। तो आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला उस रफ वेदर में, जो कि मैंने लेटर ऑन अपनी रेसेस में, डिफरेंट रेसेस में अप्लाई करा, उस ग्लो रेस में अप्लाई करा, एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस आल्सो अकॉर्डिंग टू मी। Indeed, ma'am. So spending 254 days at sea must be challenging, but there must be memorable moments as well. So कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स या इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आपको याद हैं जो लाइफ टाइम हम कभी नहीं भूल सकते? आई थिंक मेरे को जितने भी अच्छे मोमेंट्स है याद है बोट पे, वो यही बर्थडे और फेस्टिवल्स के ही याद है, बिकॉज हम एक चीज जरूर करते थे कि चाहे कुछ और करे ना करे, कोई भी फेस्टिवल या बर्थडे होगा, वी वुड डेफिनेटली सेलिब्रेटेड एंड बेटर वो। तो जैसे दिवाली पे हम लोगों ने वो दिवाली मेरी लाइफ की सबसे इको फ्रेंडली दिवाली थी, बिकॉज हम लोगों ने आटे के दिए बनाए थे, एंड जो कॉटन हम कैरी कर रहे थे, सर्जिकल कॉटन, मतलब किसी के अगर मेडिकल इमरजेंसी होता तो उसके लिए कॉटन कैरी कर रहे थे, उससे हमने वो लॉ बना के उसको हमने जलाया था, एंड देन सिंस इट वाज अ इको फ्रेंडली थिंग तो हमने वो पानी में बहा दिया लेटर ऑन। सो दैट वाज वन थिंग। देन सबके बर्थडेज के लिए हम पहले से ही कैप्स एंड डेकोरेशन आइटम्स, बलून्स वगैरह एक लैंड से खरीद के रखते थे छुपा के, और जब भी बर्थडे होता था उससे जब वो पर्सन सो रहा होता था या सो रही होती थी, तो वी यूज्ड टू डेकोरेट द बोट एंड सेलिब्रेट इन दैट वे। ऐसे ही मुझे याद है दिवाली के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड अस ऑन अ वीडियो कॉल, एंड दिवाली के 2 दिन बाद ही मेरा बर्थडे भी था, so he wished me on the video call. So that was an amazing moment for me because Prime Minister आपको wish कर रहे हैं, वो भी Tasman Sea में, and that was one of the things I will always remember. So it was a good part of sailing, I think. Great, ma'am. And when we talk about sailing, इसके साथ ही एक शब्द और जुड़ जाता है, which is exploration. So what kind of exploration personally, professionally, and geographically did you experience during this journey? Actually sailing is all about exploration only. मतलब जैसे अगर हम नॉर्मली बाकी देशों में देखें, काफी लोग सेल बोट खरीद के सेलिंग करते हैं और वही उनका घर होता है, तो वो इसीलिए करते हैं कि उनको घूमने के लिए और कोई माध्यम नहीं चाहिए, वो पानी के थ्रू घूम रहे। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस बिकॉज आई लाइक ट्रैवलिंग। तो जब मैंने सेलिंग शुरू करा, तो फर्स्ट thing which comes to my mind is Falkland Islands. So I think as a Indian, as a middle class person, मैं कभी भी फ्लाइट लेके वो आइलैंड नहीं जाऊंगी जो धरती के पता नहीं कौन से कोने में है। तो वो मैं कर पाई बिकॉज ऑफ इंडियन नेवी एंड सेलिंग, एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल आइलैंड नियर इन द पैसिफिक ओशन, एकदम केप हॉर्न के पास में, और वहाँ जाना ही एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज वहाँ पर आप 100 तरीके के पेंगुइन्स देख सकते हैं, आप वहाँ पे सी लायन, सी एलिफेंट, डिफरेंट टाइप के व्हेल्स देख सकते हैं। तो ये सब क्रीचर्स शायद मुझे धरती के किसी और कोने में देखने को ना मिले, जो मैंने वहाँ पर देखा और एक्सप्लोर करा। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सेलिंग। जी, एंड सिंस यू आर ट्रेन्ड टू सेल, एक्सप्लोरेशन के टर्म्स में ही प्रोफेशनली ये कितना डिफरेंट था? See, since we were in Navy, so
professionalism was maintained all the time because आप एक hierarchy में हो. I was the junior most, so that was there. But जब भी हम land पे जाते थे, so all the seniors were really good and we used to explore it all together. As a team हम visit करते थे, अलग अलग जगह पर जाते थे. तो जब भी हम लैंड पे होते थे हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते थे इंडियन कम्युनिटी के साथ, हम उनसे इंटरेक्ट भी करते थे. तो दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन बिकॉज आप इतनी दूर अपनी कंट्री से जा रहे हो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पर वो इवेंट करना, उन लोगों से मिलना, दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट. इंडीड मैम. आपने भी एक 3 साल लंबी ट्रेनिंग सर्कमनेविगेशन के लिए की और आपने, like I said earlier, that you actually paved the way. So could you briefly explain what all goes into such training? And since it was conducted for all of women officers for the very first time, was there any difference in approach? तो जो ट्रेनिंग जब स्टार्ट हुई थी 2014 में स्टार्ट हुई थी एंड मैंने टीम ज्वाइन किया था 2015 में. तो पहले 3 लेडी ऑफिसर्स को नेवी ने सेलेक्ट करा था एंड देन उन्होंने सोचा कि देयर शुड बी अ रिडंडेंसी कि अगर किसी को चोट लग जाती है, मानो कुछ भी इंसिडेंट होता है, तो वी शुड हैव मोर पीपल. तो ऐसे करके 3 और इंडक्ट करे गए. देन आई केम इनटू पिक्चर एंड वी बिकेम अ टीम ऑफ 6. So training basically you have to do it from the scratch because आपको बोट के बारे में और सेलिंग के बारे में कुछ पता नहीं है. तो पहले थ्योरी हमने स्टार्ट करा. तो ऑलमोस्ट 6 मंथ हमने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़े अबाउट सीमैनशिप कि आपको बोट पे रस्सियों को कैसे यूज करना है, कैसे बांधना है, नॉट कैसे बनानी है, अलग अलग चीजें बोट पे जो होते हैं उसके बारे में पढ़ा, सारे इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा. देन वेदर के बारे में आपको पढ़ाया गया. ऑल्सो अगर इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो जाए उनको रिपेयर कैसे करना है, वो सब हमने सीखा. देन हमने बेसिक सेलिंग शुरू करा, लाइक छोटे डिस्टेंसेस, लाइक हम गोवा से कारवार गए, गोवा से मुंबई गए, अराउंड इंडिया हमने सेल करा, वाइजैक तक गए एंड देन हमने फर्स्ट इंटरनेशनल वॉइस करी. तो इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड ट्रेनिंग बिकॉज जैसे एक बच्चा छोटे स्टेप्स लेके चलना सीखता है एंड देन वो भागना सीखता है. तो आई थिंक हमने भी सिमिलर वे में चीजें करी कि पहले हमने इंडिया के आसपास एक्सप्लोर करा, सेलिंग करा, और जब हमें वो कॉन्फिडेंस आ गया फिर हमने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल सेलिंग करी. हम मॉरिशस गए और वापस आए, दैट टू मानसून में जब वेदर रफ होता है. फिर ऐसे ही हमने अपनी सेकंड सेलिंग करी तारिणी के साथ बिकॉज तब तक तारिणी बन रही थी, हम मदई का सेल करते थे, ये हमारे दोनों बोट के नाम है. तो जब INSV तारिणी को हम मॉरिशस लेके गए तो हमने बोट भी टेस्ट करी कि रफ वेदर में बोट कैसी है, ठीक है कि नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो हमें वो पता चल जाए. तो ऐसे ऐसे करके हमने बेसिकली अपने माइल्स कवर करे एंड वी ट्रेन्ड फॉर ऑलमोस्ट 25,000 नॉटिकल माइल्स जो कि इक्विवेलेंट है सर्कमनेविगेशन के माइल्स के. तो उतना ही डिस्टेंस हम पहले कर चुके थे सर्कमनेविगेशन शुरू करने से पहले. So that was the training part. Okay, ma'am. And since water sports are usually very, very expensive, and what is also let you understand how minimalistically one can spend their life at sea. So has this voyage changed your perspective towards life? I think very much because sailing करने से पहले शायद मुझे बहुत सारी चीजें इसके बारे में नहीं पता थी. But after ocean sailing and all these long voyages, I can definitely say कि शायद जब मैं पानी में रहती हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ की. ना ही मैं 40 दिन तक शॉपिंग करती हूँ, ना ही मुझे मतलब कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाने की ज़रूरत है. एंड आप कंटेंट होते हो, आप बहुत कुछ नहीं भी कर रहे हो, आप नॉर्मल सेलिंग कर रहे हो, हर रोज उठते हो, बोट चेक करते हो, एवरीथिंग इज फाइन, अपने लिए खाना बना रहे हो, रिपेयर्स कर रहे हो, काम कर रहे हो, बट देन ऑल्सो यू फील सो हैप्पी एंड कंटेंट बिकॉज यू आर इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो सबको देखने को शायद नहीं मिलता. आज तक कितने लोगों ने इक्वेटर क्रॉस करा होगा, बट आई कुड गेट दैट चांस कि मैं 10 टाइम्स इक्वेटर क्रॉस कर सकती हूँ. तो वो लाइफ एक बहुत ही आपको हम्बल बनाती है. आई थिंक बीइंग ऑन वाटर्स मेक्स यू हम्बल एंड आप फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फील करते हो आफ्टर डूइंग इट. सो यस, आई थिंक दिस voyage has changed my perspective in a lot better way. Right, ma'am. Since you right away mentioned that it was a 22,000 nautical miles and
facing rough seas, scorching suns, biting cold, freezing winds, everything you all faced. तो जो जिस टीम स्पिरिट की आप अभी बात कर रही थी, could you share more about that and tell us if there was any specific moment when you felt like यार दोस्त की वजह से बच गए, क्योंकि तो कुछ ऐसा हुआ था? We all were trained for all the things. जी, तो ये ट्रेनिंग ऐसे होती है कि सबको सब कुछ करनी. एंड यस, आई कैन रिकलेक्ट सो मेनी मोमेंट्स कि जब मुझे लगा कि ओके आज तो मैम ने बचा लिया, आज तक उन्होंने संभाल लिया. बिकॉज क्या होता है कि आप इन द मिडल ऑफ ओशन रात को, जैसे अगर 4 लोग सो रहे हैं, 2 लोग वॉच पर है, एंड सडनली एक क्लाउड आ जाता है. पहले मतलब विंड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है, एंड सडनली विंड इंक्रीज होती है, जैसे क्लाउड की वजह से 60-70 किलोमीटर पर आवर पे हो जाती है. तो उतना स्पीड में आपको सेल चेंज करना या चीजें करना एक बहुत टैक्टिक्स होता है, बहुत जल्दी जल्दी आपको चीजें करनी पड़ती है. तो ऐसे टाइम पे एक अच्छा टीम वर्क होना और अच्छा टीम मेंबर होना आपके साथ वॉच पे बहुत जरूरी होता है. और वो सब हमने एक्चुअली ग्रेजुअली टाइम के साथ सीखा था. तो वी वर एक्चुअली जब सर्कम नेविगेशन होना था तो ये टीम तो 3 लोगों की ही जानी थी, बट हम लोगों का बॉन्डिंग इतना अच्छा हो गया था कि हमारे जो सीनियर मोस्ट थे उन लोगों ने डिसाइड करा कि हम 6 के 6 जाएंगे एंड हम सीएनएस को बताएंगे कि हम 6 को जाने, बिकॉज एज अ टीम वी वर सो गुड टुगेदर. एंड आई थिंक दिस वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर अस बिकॉज एवरीवन गॉट अ चांस टू डू इट. Right, ma'am. And talking about your other sailing experiences, the Cape of Rio race is known for its long transatlantic stretch and unpredictable weather patterns. What was the most challenging or defining moment for you in that race when you were a part of it in 2017, I guess? Yes, I was part of it, and I was again the junior most officer in that race. और उस रेस में एक चीज और डिफरेंट थी कि हमारे साथ इट वाज अ मिक्स क्रू. तो 4 मेल ऑफिसर्स थे और हम 2 वुमेन ऑफिसर्स थे. तो मैंने पहली बार एक्चुअली एक किसी रेस में पार्ट लिया था. तो फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट एंड डिफरेंट बिकॉज अटलांटिक ओशन में मैं फर्स्ट टाइम सेल कर रही थी, एंड दैट टू रेसिंग कंडीशन में. तो जब आप नॉर्मल सर्कम नेविगेशन करते हैं, आप अपनी स्पीड से चलते हैं, आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते बोट को, क्योंकि आपको लंबे टाइम के लिए सेल करना है. बट जब आप रेस में होते हैं, आपको पता है कि आपको 30 दिन में ये रेस खत्म करनी है. तो आप हर कंडीशन में आप खुद को एंड बोट को स्ट्रेस करते हो सो दैट यू कैन रीच फास्टर एंड यू कैन विन द रेस. तो उस टाइम पे मैंने ये रेसिंग स्पिरिट सीखा सेलिंग का, बिकॉज तब जो हमारे स्किपर थे कैप्टन अतुल सिन्हा, ही वाज वन ऑफ द नेशनल सेलर्स, तो रेसिंग सेलर्स. तो उनसे मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी जो कि मैंने सर्कम नेविगेशन में अप्लाई करी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. कैसे स्टीयरिंग करना है रफ वेदर में, एंड जो हमारे बड़े सेल्स होते हैं A4 A3 जो हम बोट के आगे मतलब उसको लगाते हैं जब डाउनविंड सेल कर रहे होते हैं, तो वो कैसे यूज करना है. तो ये सारी चीजें एक्चुअली मैंने उस रेस में सीखी एंड दैट बिकेम अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी. Right, ma'am. And what about the Ocean Globe race 2023 and 24? I think that was another big challenge because Ocean Globe race happened when I was about to leave Navy. So मैंने again इसके लिए volunteer करा and मैं Portugal से UK sail कर रही and I got selected for it. So जो ये team थी, it was an interesting team because ये 12 लड़कियों की team थी and everyone was from different part of the world, and I was the Indian representative in that team. And it was for the first time some Indian took part in this race in 50 years. Because ये जो race था, ये 50 years celebration था Whitbread. So 50 years celebration means कि जैसे 1970s में sailing होती थी, वैसे ही आपको sailing करना है. जी, the traditional way. नहीं होगा. Exactly. The old school format. Exactly. और चांद सितारे और सन को देख के आपको navigate करना है. आपके पास कोई लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड नहीं आएगा कि आपने फोन ओपन करा और देख लिया. तो देयर वाज नो फोन्स, नो लैपटॉप ऑन बोर्ड. तो हम लोग बिना इन चीजों के रहे हैं. मतलब ऐसा भी है कि हम 50 दिन बिना फोन के रहे हैं. He used to feel so good about us.
मतलब वो भी एक अलग ही आई वुड से एक्सपीरियंस था, बिकॉज अभी तक तो क्या था कि मैं हमेशा नेवल ऑफिसर्स के साथ सेल कर रही हूँ, सो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है. फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज इन द एनवायरनमेंट वेयर आई एम डीलिंग विद different people from UK, US, South Africa, Afghanistan, Italy. So all these girls are from these places. And उनके साथ रेसिंग करना is another level because these are sailors जो कि 4-5 साल की उम्र से सेलिंग कर रहे हैं. इन्होंने मेरी तरह से 25 साल की उम्र में सेलिंग नहीं सीखा है. So they are pro in their sailing. तो जब वो रेस करते हैं, आप ये सोचिए कि बोट एकदम 70 डिग्री एंगल पे चल के जाती है और स्पीड से जाती है. तो वहां पर मैंने आई थिंक खुद को सबसे ज्यादा एक्सर्ट करा है, मतलब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस रेसिंग में शायद मैंने वहां पर दिया है, आई वुड से. Right, ma'am. And I think you like sailing, right? When it comes to leisure sailing in your own time, what does it give you that professional and competitive races cannot? I think leisure sailing is for everyone because races हम सब नहीं कर सकते, but leisure sailing सब लोग कर सकते हैं. So I started doing leisure sailing after leaving Navy. So 2024 में मैं मतलब Andamans and sail करा, Malaysia sail करा with the retired captain. His name is Captain Gaurav Gautam, and he actually owns a boat in Malaysia. And he stays on the boat with his family. This is also very interesting because they are the first family to stay on a boat and sail around. So फिर मैंने उनके साथ सेलिंग शुरू करा. अब मैं रेगुलरली मतलब थोड़े टाइम में जब भी मुझे मन करता है मैं उनके साथ सेलिंग करना चाहती हूँ. एंड द बेस्ट वे इज कि हमें कहीं पर भी जाना है तो हम बोट लेके जाते हैं एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, और वहाँ पे हमारा जितना मन करता है उतने दिन रहते हैं, स्नॉर्कलिंग करते हैं, ओशन एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं. सो इट इज वेरी डिफरेंट. सो इट इज जस्ट टू रिलैक्स एंड टू डू अ स्लो ट्रैवल. Right, ma'am. I think with all the sailing experience you have, Indian Navy plays a really crucial role. Yes. So what do you have to say about that? I think in my childhood I wanted to join army, और जब भी मैं SSB देती थी और मैं फेल होती थी तो I have given 6 SSB. तो मैं 5 में फेल हुई हूँ, और जब भी मैं आर्मी के SSB में फेल होती थी आई यूज्ड टू फील कि यार फिर इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा. बट जब मैं नेवी के लिए गई और मैं सेलेक्ट हो गई एंड आई टोल्ड माई इंटरव्यूअर, मतलब सिलेक्शन होने के बाद हमारी उनसे बात हुई तो ऐसे ही मैंने सर को बताया कि सर एक्चुअली आई फेल्ड 5 टाइम्स बिकॉज आई वांटेड टू जॉइन नेवी बट आई नेवर न्यू दैट. एंड नेवी का एक टैगलाइन है, जॉइन द नेवी एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड. So I think that fits in for me very well because Navy gave me chance to explore the world through sailing. So that is what I feel. Right, ma'am. और एक आखिरी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेंगे. रक्षा सूत्र को देश के कोने कोने से लोग सुनते हैं, स्पेशली यूथ जो है देश का. उनके लिए आपका क्या खास संदेश रहेगा? बिकॉज आपके जैसा बनना चाहते हैं लोग, तो उनके लिए आप क्या खास संदेश देना चाहेंगी रक्षा सूत्र के माध्यम से? आई थिंक मैं हमेशा शायद यही एक एडवाइस देती हूँ जो मतलब मैंने खुद पे भी अप्लाई करा है कि कभी भी आप जो भी आपका ड्रीम है या जो भी आप सोच रहे हो बनने का, हमेशा बड़ा सोचो. बिकॉज जब आप वो सोचोगे तभी आप उस पर काम करना शुरू करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे एंड तभी आप वो बन पाओगे. तो मैं एक बहुत ही छोटी फैमिली से थी, मिडिल क्लास फैमिली से थी, एंड मेरे को गाइड करने के लिए कोई था नहीं मेरे साथ. तो शायद इसलिए मुझे 6 अटेम्प्ट लगे फौज ज्वाइन करने के लिए या फिर मुझे फोर्सेस में आने के लिए. तो आई थिंक एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी और सबको वो हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी, बट हमें अपना सोच बड़ा रखना है, अपना ड्रीम बड़ा रखना है और किसी भी चीज़ के लिए हिचकना नहीं है. वॉलंटियर करते रहो चीज़ों को मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए. बिकॉज सर्कम नेविगेशन या कोई भी रेस अगर मैंने करी है अपनी लाइफ में, वो मुझे वॉलंटियर करने के बाद ही मिला, किसी ने आके दिया नहीं. तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला हमारे लिए और हमसे बात की. थैंक यू सो मच शेल्जा. आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर एंड इट फील्स लाइक होम बिकॉज कमिंग फ्रॉम डिफेंस एंड दिस इज पॉडकास्ट इज शोकेसिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. So thank you so much. It was my pleasure and honor to be here. Jai Hind. Thank you so much, ma'am.
तो दोस्तों, समंदर का सफर कभी आसान तो होता नहीं है। लहरें, तूफान, रात का अंधेरा और उसमें प्रकृति को झेलना, ये सब आपको हर परिस्थिति में परखता है। लेकिन जब नाविक यानी एक सेलर हार नहीं मानता है ना और हर उस परेशानी को झेलता जाता है, तभी असली इतिहास लिखा जाता है। आज की इस बातचीत ने हमें ये एहसास दिलाया कि सर्कमनैविगेशन सिर्फ दुनिया का चक्कर लगाना मात्र नहीं है, बल्कि अपने डर को जीतने की यात्रा है और एक नए रास्ते को बनाकर इतिहास लिखने का माध्यम है। और इसी मौके पर हम दिल से शुभकामनाएं देते हैं समुद्र प्रदक्षिणा की आर्म फोर्सेस की 10 विमेन ऑफिसर्स को, जो ट्राई सर्विस की पहली ऑल विमेन क्रू के तौर पर इस ऐतिहासिक सफर पर निकली हैं। भारत उनकी सफलता की गूंज समंदर से लेकर आसमान तक सुनने के लिए बेताब है। आपको आपकी यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब मुझे दे इजाजत, मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। देश की किस कोने से जुड़ी होगी और किसके बारे में होगी, इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।